भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना हिंदुस्तान की सेना को बखूबी आता है। इसकी ताजा मिसाल जोधपुर में चल रहे युद्धाभ्यास से देखने को मिली। फ्रांस की वायुसेना के साथ भारतीय वायुसेना इन दिनों गरुड़ एक्सरसाइज कर रही है। ये युद्धाभ्यास दोनों सेनाओं को अपनी काबिलियत परखने का मौका दे रहा है। देखिए आप भी। ज़ेलेंस्की कई बार जोधपुर के आसमान में गरजते लड़ाकू विमान। अनंत आकाश में शौर्य और पराक्रम के निशान। गरुड़ युद्धाभ्यास में वायुसेना ने दिया अपनी ताकत का प्रमाण। आसमान में अपनी ताकत को परखने के लिए हिंद की वायुसेना इन दिनों फ्रांस के साथ युद्धाभ्यास में जुटी है। जोधपुर एयरबेस इन दिनों वायुसेना की इसी ताकत का गवाह बन रहा है। जोधपुर में 12 नवंबर तक चलने वाला गरुड़ युद्धाभ्यास दोनों देशों को अपनी वायु शक्ति को परखने का मौका दे रहा है। फ्रांस की वायुसेना के कई फाइटर पायलट इस युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान में हैं। फ्रांस और हिंदुस्तान की सेना के कई बड़े हवाई योद्धा इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। फ्रांस के 4 राफेल फाइटर जेट, एक A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फ्रांस के एयरफोर्स के 220 पायलट और जवान इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए हैं। फ्रांस के साथ इस अभ्यास के लिए हिंद की वायुसेना पूरे लाओ लश्कर के साथ जोधपुर में तैनात है। वायुसेना के सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस, जैगुआर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, Mi-17 हेलीकॉप्टर और फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। हवाई युद्धाभ्यास में दोनों सेनाओं के पायलटों को 2 टीमों में बांटा जाता है। एक टीम हमलावर होती है और दूसरी टीम रक्षक। एयरफोर्स के युद्धाभ्यास में असल मिसाइलें नहीं दागी जाती। हमले के लिए आसमान में लेजर की मदद से एक वर्चुअल टारगेट बनाया जाता है। फाइटर पायलट डमी मिसाइलों के जरिए इस टारगेट पर निशाना साधते हैं। निशाना कितना सटीक रहा, इसे आधुनिक तकनीक की मदद से परखा जाता है। युद्धाभ्यास से लौटने के बाद दोनों टीमें एक दूसरे से अपने अनुभव साझा करती हैं। हर पायलट की निशाना लगाने की काबिलियत परखी जाती है। फ्रांस और भारत सामरिक शक्ति में एक दूसरे के साझेदार हैं। फ्रांस के साथ हुई राफेल डील दोनों देशों के बीच बेहतरीन तालमेल की मिसाल है। जोधपुर में हुआ गरुड़ युद्धाभ्यास फ्रांस के साथ भारत का 7वां हवाई युद्धाभ्यास है। भारत और फ्रांस हर साल बारी बारी से इस युद्धाभ्यास को अपने देश में कराते हैं। गरुड़ युद्धाभ्यास के जरिए दोनों सेनाओं को अपनी ताकत परखने का मौका मिल रहा है। ऐसे युद्धाभ्यास की मदद से दोनों सेनाएं भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अनंत आकाश में भारत का पराक्रम देखा और भारतीय सेना का इतिहास भी देखिए शौर्य, पराक्रम और गर्व के साथ भरा हुआ है। ये इसीलिए हो जाता है क्योंकि हिंदुस्तान की फौज अपने हर मिशन के लिए हर पल तैयार रहती है। शौर्य दिवस के मौके पर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर कब्जे की बात कही तो हिंदुस्तान की सेना ने कहा, ये हम एक बार फिर से तैयार हैं, बस इंतजार है तो सिर्फ आपके इंतजार का। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि यहां पर जब भारतीय सेना का इतिहास शौर्य, पराक्रम और गर्व से भर गया तो यहां पर जब विदेश मंत्री पहुंचे उन्होंने अपनी बातों से किस तरह से फौज को भरा वो देखा आपने। जी हां, और इस अभ्यास के दौरान कई चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी स्ट्रेंथ का एहसास करते हुए भारतीय सेना ने ये एहसास किया कि फ्रांस के साथ ये युद्ध अभ्यास बेहद अहम था और आने वाले वक्त में इसके काफी फायदे दोनों कंट्रीज को मिल सकते हैं। तैयार है हिंदुस्तान की फौज। पीओके पर तैयार है सेना की रणनीति, बस आदेश का है इंतजार। पीओके पर रक्षा मंत्री के बयान के बाद सेना ने अपनी तैयारी का प्रमाण दे दिया है। रक्षा मंत्री ने 27 अक्टूबर को शौर्य दिवस पर कहा था कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में लोगों पर अत्याचार कर रहा है, जिसके परिणाम उसे भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने कश्मीर का विकास कार्य शुरू कर दिया है।
लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम गिलगिट बाल्टिस्तान तक नहीं पहुंच जाते। कि अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। रक्षा मंत्री के ऐलान के बाद हिंदुस्तान की सेना ने भी जता दिया है कि वो किसी भी एक्शन के लिए हर पल तैयार है। अपने दुश्मनों को परास्त करने की रणनीति सेना ने पहले से तैयार कर रखी है ताकि जब भी आदेश मिले सेना की कामयाबी में कोई अड़चन न आए। जब भी ऐसा कोई डिसीजन दिया जाता है और हुक्म आते हैं तो वो आर्मी के पास ही आएंगे, मतलब ना केवल आर्मी के, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास जाएंगे। सो जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास जाएंगे तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हम मिल के जो है उसको बड़ी अच्छे तरीके से जो है उसको निभाएंगे ग्राउंड के ऊपर, और उसी के लिए हमारी हर दिन जो है वो हम तैयारी के अंदर लगे रहते हैं। सो हमारी जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है आज की तारीख में हम उसी को जो है रिफाइन कर रहे हैं, उसी की जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसी को जो है और सक्षम बना रहे हैं ताकि जब भी इसकी जरूरत पड़े उस टाइम पे फिर हमारे को पीछे देखने की मतलब कोई नौबत नहीं आनी चाहिए। हिंदुस्तान की फौज का कहना है कि उसकी कार्रवाई का खौफ ही है कि पिछले कई महीनों से घुसपैठ में तो कमी आई ही है, सीमा पर सीज फायर में भी गिरावट देखी जा रही है। उनकी तरफ से जो है ये जद्दोजहद जो है वो जारी है कि मौका मिलते ही जो है टेररिस्ट जो हैं उनको अंदर भेजा जाए, लेकिन हम भी उसी रूप से सक्षम हैं एलसी के ऊपर भी और हिंटरलैंड में भी कि अगर कोई ऐसी कोई घटना होती है सो उसको जो है करारा जवाब दिया जाए और उसको जो है विफल किया जाए। मिलाकर ये कि हर फौज तैयार है हर मिशन के लिए। कोरोना की वजह से देखिए 2 साल तक यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पर पाबंदियों का पहरा लगातार लगा रहा। अब ये पहरा जो है वो हट चुका है और दिल्ली की यूनिवर्सिटी की रौनक अब पुराने अंदाज में वापस लौट आई है। अदिति जी, और अब नए सत्र का आगाज हो रहा है। कॉलेज से निकलकर आज हजारों छात्र यूनिवर्सिटी की दहलीज पे कदम रख रहे हैं और छात्रों के अंदर ऑफलाइन क्लासेस का जोश साफ दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसमें बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पहले तो ये बताइए, देखिए 2 साल का वक्त, ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पर पाबंदियों का पहरा लगा रहा, अब फाइनली ये पाबंदियां हट गई हैं, पहरा भी हट गया है, तो कैसी रौनक देख रहे हैं यहां पर आप? एक चीज इसमें और जोड़ दूं और इसी के बाद CUET का एग्जाम जो कि पहली बार हुआ, जिसने तय करने की कोशिश की कि दूर दराज गांव या फिर ऐसे बोर्ड जो कि अच्छे परसेंटेज, अच्छे नंबर बच्चों को नहीं देते, उनकी भी एंट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉसिबल हो पाए, देश के अच्छे यूनिवर्सिटीज में वो पहुंच पाए। उस CUET एग्जाम के बाद आज पहली बार पहला सेशन है और तैयारी कैसी है वो आपको दिखाता हूँ सीधे। हम मौजूद हैं दिल्ली के रामजस कॉलेज के बाहर और यहाँ पर सीनियर्स ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है जूनियर्स को वेलकम करने के लिए। जो भी बच्चा आज पहली बार यूनिवर्सिटी पहुंच रहा है उनका बाकायदा स्वागत किया जा रहा है, उन्हें टीका लगाया जा रहा है, उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। और देखिए स्कूल को भी माफ कीजिएगा, यूनिवर्सिटी को भी किस तरह से सजाया गया है, गेट पर फूल लगाए गए हैं। जो बच्चे आज पहली बार यहाँ पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है? अब तक बहुत सारे लोगों से आपकी बात हुई होगी, और कैसे उनका स्वागत कर रहे हैं? देखिए, इस साल का एडमिशन अपने आप में 2 कारणों से विशेष है। पहला कि इस बार का जो ये बैच है ये दिल्ली विश्वविद्यालय का 100वां साल है, तो ये सेंटिनरी बैच है। और दूसरा, पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में CUET के माध्यम से एडमिशन प्रक्रिया हो रही है, यानी देश के हर कोने से जो विद्यार्थी है उसको समान अवसर मिलेगा दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लेने का। तो इस बार जो प्रपोर्शन है विद्यार्थियों का, एक लघु भारत के संगम के रूप में आज दिल्ली विश्वविद्यालय यहाँ पर दिख रहा है और विद्यार्थियों के अंदर एक उत्साह, एक उमंग, एक त्योहार जैसा वातावरण बनाने के लिए ABVP दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यकर्ता हर कॉलेजेस में खड़े हैं, तिलक लगाकर, मिठाइयां बांटकर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए कॉलेजेस में ओरिएंटेशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और एक हर संभव मदद उनको करने का प्रयास कर रहे हैं। सीनियर्स जब इस तरह से पेश आए पहले ही दिन, तो बहुत सारी शंकाएं और डर दूर हो जाता है फ्रेशर्स का। अपना पहला दिन याद है क्या? आज आपके पास प्लेट है, आप कई लोगों को टीका लगा रही हैं। जो आपका पहला दिन था वो किस तरह का था? और वैसा ही आज शायद ये नए बच्चे ही फील कर रहे होंगे।
एक्चुअली जब मुझे याद है, जब मैं पहली बार रामजस में आई थी, तो मैं पहली बार दिल्ली जैसे बड़े शहर में आई थी। तो मुझे याद है कि जब आप किसी बड़े शहर में आते हैं तो आपको एक्साइटमेंट तो रहती है, साथ में नर्वसनेस होती है। तो जो मेरी नर्वसनेस थी उसको एक्साइटमेंट में कन्वर्ट करने का काम किया था एबीवीपी ने। तो तभी से मैंने एबीवीपी ज्वाइन किया था, और इसीलिए आज जो मेरे सीनियर्स ने मुझे माहौल दिया वो मैं अपने जूनियर्स को देना चाहती हूँ, ताकि उन्हें पता चले कि एक्चुअल में कॉलेज लाइफ क्या होती है। सब कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस वैसे एक्सपोजर लेने के लिए बहुत फेमस है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो जूनियर्स हैं उन्हें वो सब कुछ मिले जो हमें मिला है। तो बस यही कहना चाहती हूँ। आप पहली बार आए थे तो सीनियर्स की रैगिंग का डर था क्या? जब मैं पहली बार आया था मुझे बहुत डर था कहीं रैगिंग वगैरह ना हो, लेकिन जब मैं कॉलेज आया तो देखा कि यहाँ पे एबीवीपी बहुत एक्टिव था, और उसने ये जो सिक्योरिटी भावना होती है हर स्टूडेंट के, उसके मन में थी कि हमें कोई भी दिक्कत वगैरह हो रही थी उस टाइम, तो हम एबीवीपी के थ्रू जो हमारे भैया लोग थे उनसे मिलते थे, और उन्हें एक ऐसा माहौल बनाया जिससे कि जो रैगिंग का दूर दूर तक कोई सहारा नहीं था, एक भाईचारे के रूप में हम रहते थे। वही आज हम अपने जो जूनियर्स हमारे आ रहे हैं उनके साथ हम वही कर रहे हैं कि जिससे कि उनको अच्छा माहौल मिले कॉलेज में। हमने सुबह से डेकोरेशन वगैरह करी, चॉकलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करी, जिससे कि उनका मनोबल बढ़ सके और वो हमसे एक कैजुअली रिलेट कर सकें, उनके ना सीनियर जैसी भावना हो गई, एक भाईचारे की भावना स्थापित कर सके। तस्वीरें और भी आपको दिखाता हूँ, कई सारे पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चे के कॉलेज के पहले दिन उनको छोड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। सर कहाँ से आए हैं आप लोग? पहला दिन है, ड्रॉप करने के लिए आए हैं आप? नहीं, जॉब नहीं, बच्चे को छोड़ने आए हैं इधर। छोड़ने के लिए आए? हाँ जी। तो क्या नाम है आपका? हर्ष गुप्ता। पहला दिन एक्साइटमेंट, डर या नर्वस? एक्साइटमेंट। सीयूईटी का एग्जाम दिया, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बढ़िया था, सब इजी था। कहाँ से आए सर आप लोग? लेट हो रहा है ये। सादरा से आए। तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को आज स्कूल से निकालकर कॉलेज की दहलीज तक छोड़ने के लिए आए हैं। ये तस्वीरें ऐसी हैं कि जब इन तस्वीरों को मैं सुबह से देख रहा हूं तो मुझे भी अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं, खासकर वो पहला दिन जब हम पहुंचे थे यूनिवर्सिटी में, तो डर था कि सीनियर्स कैसे बिहेव करेंगे। हाल में रौनक जो है वो लौट आई है, बच्चे बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उतरे हैं आज विश्वविद्यालय में और कैंपस में। लेकिन एक बात ये जानना चाहेंगे मनीष की जो पीछे सिक्योरिटी थी, एबीवीपी का तो समर्थन है ही बच्चों के साथ, लेकिन जो पीछे सिक्योरिटी थी उसकी भी काफी तैनाती की गई थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि वहां पर रैगिंग होने के आसार थे और उसको रोकने के लिए ये तैनात किया गया? देखिए, ऐसी कोई खास सिक्योरिटी आपको इस मकसद से यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगी कि वो इंश्योर करे कि कहीं कोई रैगिंग ना हो, बल्कि ये बात खुद जो यहाँ पर छात्र संघ है उनको ही इंश्योर करनी है। उनसे भी कई तरह की मीटिंग्स हुई हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको ये कहा गया है। ये जो सिक्योरिटी आप देख रही हैं ये सिर्फ इसलिए चेक करने के लिए कि यूनिवर्सिटी के अंदर कौन दाखिल हो रहा है। अगर पुराने छात्र हैं तो उनका आई कार्ड चेक किया जा रहा है, अगर नए छात्र हैं तो उनकी पे स्लिप चेक की जा रही है। क्या अभी भी ऐसा होता है कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में खासकर रैगिंग का कोई डर होता है? किस तरह से पहले सेशन के पहले प्रिपरेशन होती है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग होती है, क्या कुछ बातचीत होती है? जी बिल्कुल, पहले एक बैठक की जाती है। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के नाते मैंने एक बैठक बुलाई थी जिसमें सभी कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया था। ये हमारे स्टूडेंट्स की एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद मनीष बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए, नए स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें फ्रेशर्स पार्टी का अक्सर इंतजार रहता है। कमाल की तस्वीरें आपने दिखाई और राजस्थान का अब इसी के साथ रुक कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान का जैसलमेर शहर अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए दुनिया भर में काफी फेमस है और यही वजह है कि वहां देश विदेश से बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं। दिवाली की छुट्टियां लंबी होने की वजह से इन दिनों वहां पर्यटकों का मेला लगा है। जिधर भी नजर दौड़ाएंगे उधर सैलानी ही नजर आएंगे। वहां की ज्यादातर सड़कें लोगों से भरी हुई हैं, जबकि होटल्स फुल हैं। वहां के सोनार किले की तरफ जाने वाले रास्ते पर तो पैर रखने तक की जगह नहीं बची। शहर से कुछ किलोमीटर दूर रेत की टीलों पर भी लोगों के रहने के लिए बाकायदा इंतजाम कर दिए गए हैं। जी हाँ, वहीं कई होटल्स और रेस्टोरेंट में पर्यटक ठहरे हुए हैं, जहां रात के वक्त लोक गीतों की धुन सुनाई देती है, साथ ही पारंपरिक नृत्य भी किया जाता है। कोरोना संकट के बाद भीड़ के बढ़ने से वहां के कारोबारियों के चेहरे भी अब खिले हुए नजर आते हैं। और अब बात हवा की कर लेते हैं, जो इस वक्त दिल्ली एनसीआर में चिंता का सबब बनी हुई है। हमारे आपके बीच में दिल्ली की खराब हवा की बातें खूब हो ही रही हैं, लेकिन हम आपको आज उन कोशिशों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें साफ हवा की कोशिशों का संकल्प नजर आ रहा है। हालांकि प्रदूषण से युद्ध को लेकर चुनौतियां भी कम नहीं है, पर देखिए किस तरह से आबो हवा को साफ करने की मुहिम चल रही है।
राजधानी की हवा में बढ़ रहा है जहर। आंखों में जलन, गले में खराश। खुली हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। धूल और धुआं का मिला जुला जहर हर सांस के साथ घुलने लगा है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब से खतरनाक स्तर की तरफ बढ़ रही है और इसी के साथ शुरू हो चुका है प्रदूषण के खिलाफ महायुद्ध। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है और इस तरीके से नए नए मापदंड बता रहा है, जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आएगा। हम लोग फिलहाल राष्ट्रपति भवन पे खड़े हैं और आमतौर पे आप जब यहां से विजय चौक से राष्ट्रपति भवन को देखेंगे तो आपको क्लियर तस्वीर नजर आती है, लेकिन क्योंकि इस समय प्रदूषण लेवल ज्यादा है, धुंध नजर आ रही होगी, इस समय यह हालात समझाने के लिए काफी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर खराब स्थिति में है और प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस समय इन हालातों को ध्यान में रखते हुए ग्रैब 3 फिलहाल दिल्ली एनसीआर में लागू किया गया है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंगलवार शाम 4 बजे तक दिल्ली में AQI का आंकड़ा 424 रहा, जो 26 दिसंबर 2021 के बाद सबसे खराब है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली में हवा इस कदर दमघोटू क्यों हो गई? इसका जवाब पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में छिपा है, जहां एक बार फिर पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसका धुआं दिल्ली की हवा को भी नुकसान पहुंचाता है। पंजाब में सोमवार को 2131 जगह पर पराली जलाई गई, जबकि संगरूर में पराली जलाने के 330 मामले सामने आए। रिमोट सेंसिंग सेंटर ऑफ पंजाब के मुताबिक 15 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच 16,004 पराली जलाने के मामले सामने आए और हरियाणा में इस साल अब तक 1925 मामले दर्ज किए गए हैं। इस बार पराली जलाने के मामलों में 80% जो इजाफा देखने को मिला है वो पंजाब की तरफ से है। खास तौर पर अगर हम बात करें, अभी तक पंजाब में लगभग 13,000 से ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए हैं, जबकि अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अब तक लगभग 1900 के आसपास पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप पंजाब के मोहाली से देख रहे हैं, जहां पर पीछे किसानों ने पराली को आग लगा रखी है। हालांकि पंजाब सरकार भी लगातार पराली न जलाने के लिए किसानों को अलग अलग तरह से जागरूक कर रही है। इस तरह की घटनाओं को रोकने पर लगाम लगाने के लिए पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप धारीवाल ने अपने दफ्तर में ही वॉर रूम बनाया। भारत में अक्टूबर-नवंबर आते ही जो पराली जलने के मामले हैं उसमें इजाफा हो जाता है और ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं जो पंजाब के कृषि मंत्री हैं उनके आवास की, जहां पर एक वॉर रूम बना रखा है, जहां पर पराली जलने को लेकर तमाम तरह की तैयारियां हैं वो इस वक्त कर रखी है। उसके साथ साथ आप मेरे दाहिने तरफ देख सकते हैं कि एक स्क्रीन लगा रखी है जहां पर पूरी तरह से पूरे स्टेट में क्या स्थिति बनी हुई है, कहां पर पराली जल रही है, कहां कहां से शिकायतें आ रही है, उन तमाम चीजों को लेकर पूरी तरह से प्रबंध है वो किए गए हैं। पंजाब सरकार ने पराली जलाने को लेकर कठोर नियम बनाए हैं, जुर्माने की रकम भी तय की गई है, लेकिन राज्य सरकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद इस पर लगाम नहीं लग पा रहा। सरकार की तरफ से आई खेत ऐप जो एक हमने बनाई है, उसको लोगों में जाके जो हमारे डिपार्टमेंट की टीम्स हैं वो अवेयर कर रही है कि इस ऐप को आप इंस्टॉल करके आपको मशीन जो है वो मिल सकती है, जो नेड़े के एरिया में कहीं भी मशीन होती है उसकी मदद से भी वो मशीन ले सकते हैं। दूसरा, हमने जितने भी हमारे ब्लॉक ऑफिसर्स हैं उनके नंबर जो है वो गांव-गांव में शेयर किए जा रहे हैं और हमने अपना भी एक व्हाट्सएप नंबर है, आप अगर पीछे नजर मारोगे वो भी जारी कर दिया कि किसी को अगर कहीं मशीन नहीं मिल रही तो इस व्हाट्सएप नंबर पे वो है मैसेज डाल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो हम यहाँ से भी उनको अवेलेबल करवा रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि जो मशीनरी है वो ब्लॉक लेवल पे जो छोटे फार्मर्स हैं उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उपलब्ध करवाई जा रही है। और सारी वजह चाहे जो भी हो, दिल्ली का दम घुट रहा है। पिछले कई सालों से दिवाली के बाद दिल्ली का यही हाल देखने को मिलता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि पराली को लेकर कोई स्थायी समाधान निकाला जाए। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ मोहाली से ललित शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए इसी के साथ आपको पुणे लिए चलते हैं, जहां एक मल्टीनेशनल कंपनी ने कर्मचारियों के लिए घर से दफ्तर साइकिल से आने जाने की पहल की शुरुआत की है। सड़क पर बढ़ते ट्रैफिक के शोर और प्रदूषण को हराने के लिए कंपनी ने ये कदम उठाया है। देखिए। सड़क पर भारी ट्रैफिक का दबाव, आपाधापी का माहौल, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, जाम से बार बार दो चार होना, प्रदूषण की मार, ऊपर से जल्दी ऑफिस पहुंचने की टेंशन। ऐसे में करे तो करे क्या? अक्सर शहरों में आम लोगों के साथ साथ नौकरी पेशे वाले लोगों को भी इससे रूबरू होना पड़ता है। पुणे भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में इस समस्या को मात देने के लिए पुणे की एक निजी सॉफ्टवेयर कंपनी ने अनोखा कदम उठाया है। कर्मचारियों के लिए साइकिल से आने जाने की पहल की है। दिन में एटलीस्ट एक बार तो आप साइकिल पे आया कीजिए घर से ऑफिस तक, सो दैट हम पोल्यूशन कम कर सके, जो ट्रैफिक कंजेशन है पुणे में उसको कम कर सके और ग्लोबल एनवायरनमेंट को कुछ हद तक हमारे इनिशिएटिव से कम कर सके। परिवार जैसे साथ में साइकिल कर रहे थे तो एक काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है और खुद का तो फिटनेस अच्छा होता ही है, लेकिन उसके साथ प्रदूषण भी कम करने से हम ऐसे कह सकते हैं कि पृथ्वी का भी फिटनेस बढ़ता है, तो बहुत अच्छी फीलिंग है। कंपनी की इस पहल को कर्मचारियों का फुल सपोर्ट मिल रहा है। पुलिस प्रशासन भी कंपनी के इस प्रयास को खूब सराह रही है, क्योंकि एक समय पुणे की गिनती सबसे खूबसूरत शहरों में होती थी। वातावरण स्वच्छ था, सड़क पर ट्रैफिक का ज्यादा बोझ नहीं था। पुणे शहर को साइकिलों का शहर कहा जाता था। लेकिन वक्त बदला तो हालात भी तेजी से बदले। गाड़ियों के बढ़ते बोझ से शहर हांफने लगा। क्यों? आंकड़ों की जुबानी से समझिए। पुणे आरटीओ के मुताबिक इस वक्त पुणे में 43 लाख वाहन है। साल 2022 के पहले 7 महीनों में ही पुणे में 1.5 लाख नए वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिससे दिन प्रतिदिन यातायात की समस्या गंभीर होती जा रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए पुलिस कई कदम उठा रही है। सबसे पहले तो हम लोगों ने अपने जो ट्रैफिक ब्रांच है उसको स्ट्रेंथन किया है। उसमें हमने कांस्टेबल्स 300 और 800 मॉडर्न ऐड किए हैं। हमने जो सिग्नल्स हैं उनको सिग्नलाइज करने की कोशिश की है, सिग्नल जो खराब है उनको ठीक करने की कोशिश की है, जो पॉटहोल्स है उनकी लिस्ट बनाई और पीएमसी कोऑर्डिनेशन को भरने की कोशिश की है, जो हमारे इंक्रोचमेंट्स हैं उनको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है एक आईटी कंपनी की नेक पहल कहीं न कहीं पुणे के गौरव को वापस पटरी पर ला सकती है। पुणे शहर जिसे आईटी का हब कहा जाता है, वहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है वो अपनी गाड़ियों से ऑफिस आया जाया करते हैं। उनका उद्देश्य यही है कि सड़क पर कम से कम अगर वाहन आते हैं, साइकिल से ज्यादा आती है तो प्रदूषण भी कम होगा और जो ट्रैफिक कंजेशन है वो भी दूर होगा। पुणे से पंकज खेलकर के साथ गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की, जहां 14 कोसी परिक्रमा जारी है। इसकी शुरुआत एक दिन पहले हो चुकी है और 2 साल के बाद ये परिक्रमा हो रही है, जिसे लेकर अयोध्या प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, ताकि परिक्रमा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत न आए। उम्मीद ये की जा रही है कि इस 14 कोसी परिक्रमा में 15 लाख से ज्यादा लोग इस बार शामिल होंगे। रामनगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा को पूरा करने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ नंगे पांव चल रही है। जय श्री राम के नारे और लोकगीतों के साथ महिलाओं की टोलियां भी करीब 22 किलोमीटर के इस आस्था के सफर पर चल पड़ी हैं। अक्षय नवमी की तिथि पर यानी एक दिन पहले मंगलवार रात 12:48 पर इसकी शुरुआत हुई और आज रात 10:33 पर यह यात्रा संपन्न हो जाएगी। भगवान श्री राम की नगरी में 14 कोसी, 5 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा का खास महत्व है। 14 कोस का मतलब 42 किलोमीटर की परिक्रमा से है। ऐसी मान्यता है कि इसमें हिस्सा लेने से प्राप्त हुआ पुण्य अक्षुण्ण रहता है, लिहाजा राम भक्त इस परिक्रमा को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा करते हैं। अक्षय नवमी के दिन की परिक्रमा जो होती है, जिसका स्पष्ट रूप से अर्थ है कि कभी क्षय न होने वाला यह कार्य जो परिक्रमा किया जाता है वो कभी क्षय नहीं होता। और उसमें मंत्र है, यानि कानि च पापानि जन्मंत्राणि कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु परिदक्षिणे पदे पदे। जो भी हमने प्रायश्चित किया है,
जन्म जन्मांतर से एक एक कदम परिक्रमा के लिए चलने से वह सब के सब नष्ट हो जाते हैं। बीते 2 साल कोरोना की वजह से परिक्रमा की रौनक फीकी रही, मगर इस बार पाबंदियों की टेंशन नहीं है। यही वजह है कि अयोध्या में राम भक्तों का तांता लगा हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार 15 लाख लोग इस पवित्र परिक्रमा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में राम भक्तों की अगुवाई के लिए अयोध्या प्रशासन भी पूरी तरह तैयार दिखा। विकलांग है लेकिन हमारी आस्था है, मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। हाँ, ये 14वां परिक्रमा है मेरा। आत्म संतुष्टि होती है, ईश्वर बस वही जो उन्होंने नियम बनाए हैं, प्रथाएं चलाई हैं, तो हम उनको चला रहे हैं आगे। राम की नगरी है अयोध्या और ये हमारी आस्था का विषय है। लोग इसमें हर साल, मैंने देखा है कि मैं तो 11-12 साल से लगातार आ रहा हूँ, हर साल जो है लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। चाहे परिक्रमा पथ हो या श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थल या फिर मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम, सब कुछ चुस्त दुरुस्त किया गया है। जिले के बड़े अधिकारी इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए जमीन पर उतरे हुए हैं, ताकि 14 कोसी परिक्रमा में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। आप देख सकते हैं ये वही परिक्रमा पथ है जिसका निर्माण हो रहा है और जहां जहां थोड़े से गड्ढे थे या ऐसे थे कंकड़ थे, उनको हटाया जा रहा है और उन पे बालू बिछाई जा रही है। साफ है कि परिक्रमार्थी को कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इसके लिए 2-3 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके बाद का अगर आप देखेंगे तो ये परिक्रमा पथ जो है सीधे सीधे आप जाएगा, जो अयोध्या को चारों तरफ घूमते हुए फिर वापस इसी राम मार्ग में मिल जाएगा। राम भक्तों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए वहां कई ऐसे विकास के काम करवाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले वक्त में श्रद्धालु और पर्यटकों को सुविधा तो होगी ही, साथ ही प्रभु राम की नगरी का स्वरूप भी काफी बदल जाएगा। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।